Hi guys, welcome back to our channel Straight Zero once again. I welcome you all to the series MPSC Prelims 2020 presented by me Kuldeep Dubey. Nowadays, or very recently, we started topic 7, part 3rd. The topic 7 is science and technology and the part 3rd is environment and biodiversity. This is my lecture 4 on this. Before this, we have discussed 3 lectures over environment and biodiversity, and in those lectures my first lecture was on environment and its components. Second lecture was about biodiversity. The very basics of the biodiversity was discussed into the second chapter, such as what I discussed was the definition of biodiversity and the levels of biodiversity. Further, in yesterday's module, in yesterday's lecture, which was lecture 3rd, I discussed about measurement of the biodiversity, causes of loss of biodiversity, and how we can conserve the biodiversity. Today, in this lecture, lecture 4, I have started the chapter 4, which is about Convention on Biological Diversity, Biodiversity Hotspots, and the Red Data Book. तो हमें इस चैप्टर में जो हम देखने जाएंगे वह हम बात करेंगे कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर, जिसे हम सीबीडी के नाम से भी जानते हैं. इसके अलावा हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में बात करेंगे. और याद रखिए कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन दी वर्ल्ड के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया के बारे में भी हल्का सा बताऊंगा. फर्दर इसी में हम रेड डाटा बुक के बारे में देखेंगे, इनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, किसने दिया, ये सारी चीजों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं. मैंने शुरू से बोला है कि हम चीजें सिंक्रोनाइज्ड वे में करेंगे, और अगर आपने देखा होगा मेरे वीडियोस को तो आपको समझ में भी वही आ रहा होगा कि हाँ, हम एक बड़े प्लान्ड मैनर में चीजों को लेकर चल रहे हैं. मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे बोल दूं कि अगर किसी ने मेरा मॉड्यूल, इस मॉड्यूल को देखने से पहले मेरे पिछले मॉड्यूल्स नहीं देखे या पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, तो प्लीज इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप उन लेक्चर्स को भी विजिट कर लीजिएगा. और मैंने जो स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड फ्रॉम सिलेबस डिस्कशन ऑफ प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स फॉर पेपर फर्स्ट, दैट इज ऑन जनरल स्टडीज वी हैव डिस्कस्ड. एंड further I started this topic and I also asked you to make the comments on such topics which are not available on our platform. So you guys can provide us the comments and provide it about those topics which are not available on our channel, so that I can make the modules on those topics also. Before moving forward, I just want to request you to please that subscribe the channel and also press the bell icon so you guys won't miss any of my subsequent videos. क्योंकि अगर आप कुछ मिस करते हैं तो वो आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है. और आपके साथ साथ मैं, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि जब हम चीजों को एक अच्छे तरीके से लेकर आए हैं तो आपको चीजें उसी वे में आनी भी चाहिए. क्योंकि मैं अपना जितना दे सकता हूं, जो जिस लेवल पे मैं आपको कंटेंट अवेलेबल करा सकता हूं, वो बेस्ट और पॉसिबल वे में मैं सारी चीजों को कर रहा हूं. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ए मोर देन सफिशिएंट सिलेबस में आपको अवेलेबल करा रहा हूं. तो प्लीज इसे देखते जरूर रहिए और लगातार बेसिस पर आप चीजों को विजिट करते रहें. चलिए आगे बढ़ते हैं. और जैसा कि मैंने बोला था, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को देखेंगे तो हम इसमें बात करेंगे कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन और इनफॉर्मली नोन एज बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन. हम इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? तो हमने बोला, क्या बोला हमने कि हम इसे बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं. समझ में आ रहा है? इसका अगर आपसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है तो आप उसे बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं. अच्छा, यह एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, मतलब बहुत सारी कंट्री जिसमें एड ऑन है और वो सारी चीज एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसको लोग ओवर करते हैं. मैं भी बताऊंगा कि ये कब इनिशिएट किया गया, लेकिन आप उससे पहले समझ लीजिए कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. देखो, आज जो टॉपिक चल रहा है वो थोड़ा सा एक सीरियस टॉपिक है जिसमें आपको चीजों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा.
इससे पहले जो टॉपिक्स चले थे वो इस तरीके से चल रहे थे कि आप उसमें चीजों को समझ सकते थे और आपको वहां अटर करने की या रटने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज आपको समझने के साथ साथ चीजों को थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी तरीके के टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और आप प्लीज पेन पेपर लेकर बैठिए ताकि आप शॉर्ट फॉर्म में चीजों को अपने साथ नोट डाउन कर सकें। जैसे आपसे पूछा जाए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, तो आप इसको एक दूसरे नाम से भी बोल सकें कि इट इज ऑल्सो नोन बाय द बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन। फर्दर जब हम बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, तो आप बोले सर इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितने ऑब्जेक्टिव हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव की हम इसमें बात कर रहे हैं। कौन से हैं तीनों ऑब्जेक्टिव? तो आप इसमें क्या कर सकें, तीनों ऑब्जेक्टिव को समझ लीजिए। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा बात करता है वह कहता है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। हमें क्या करना है, तो हमें बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो है हमें उसे क्या करना है, कंजर्व करना है। अच्छा, कुछ याद आ रहा होगा बायोलॉजिकल डायवर्सिटी से। जब हमने सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट किया था बायोडायवर्सिटी वाला, तो मैंने उसमें आपको बोला था दैट बायोडायवर्सिटी इज द अमलगमेशन ऑफ दीज 2 वर्ड्स, बायोलॉजिकल प्लस डायवर्सिटी। याद है मैंने क्या बोला था कि यह अमलगमेशन है 2 वर्ड्स का। कौन कौन से 2 वर्ड्स का अमलगमेशन है? बायोलॉजिकल प्लस डायवर्सिटी का। 1916 मैंने बोला था कि सबसे पहली वाले बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जैसा कोई शब्द आया। ये आपको चीजें मेमोराइज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम फर्दर, इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं करें, क्योंकि अगर आपका एक भी वीडियो मिस होता है तो उसमें हम जब आगे, जैसे मैंने आज बताया कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी से आपको क्या याद आया, तो हाल के हाल आपको याद आना चाहिए, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर आपने हमें बताया था बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 2 वर्ड्स, इनसे मिलकर एक वर्ड जो बना था वह बना था बायोडायवर्सिटी। और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जैसा जो एक शब्द आया था वो सबसे पहली बार 1916 में 1916 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जिसने नहीं देखा है, जिसने अभी तक मेरे पिछले मॉड्यूल्स नहीं देखे हैं, पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं सेकंड लेक्चर की बात कर रहा हूं। आप वैसे तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मेरे सारे लेक्चर्स को विजिट करें और सेकंड से जरूर स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें मैंने बायोडायवर्सिटी को स्टार्ट किया हुआ है वहां से। चलिए, तो आपको पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। क्या है पहला ऑब्जेक्टिव? तो इट इज द कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। सेकेंड, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। हम अपने जो बायोलॉजिकल हमारी डायवर्सिटी है, जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं, हम उनकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे यूज करें? सस्टेन्ड वे में यूज करें। अब सस्टेन्ड वे में कैसे यूज कर सकते हैं हम किसी चीज को? तो हम सिर्फ उतना यूज करें, अननेसेसरी बेसिस पर हम चीजों को यूटिलाइज नहीं करें। दैट मीन्स एक सस्टेनेबल की डेफिनेशन होती है यूजिंग द थिंग्स इन दैट मैनर वेयर यू कैन फुलफिल योर नीड्स। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने फ्यूचर जनरेशन वाले, जो आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है, आप उनके लिए भी चीजों को छोड़कर जाएं, ताकि वो भी क्या कर सके, उन चीजों का प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें। तो यह सस्टेन्ड मैनर होता है। तो इसीलिए जब हमने कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी आया, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था वह सबसे पहला था कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को आपको प्रिजर्व करना है। दूसरा, हम अगर जो हमारे इकोसिस्टम्स में कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, उन कंपोनेंट्स को हमें क्या करना है, एक सस्टेन्ड मैनर में यूटिलाइज करना है। क्लियर है? समझ में आ गया? तीसरा इसका था फेयर एंड द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। दैट मीन्स इसका मतलब है कि जहां से जो इसके जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, किस चीज के, कोई भी चीज जो हमें अवेलेबल हो रही है इकोसिस्टम के द्वारा, किस इकोसिस्टम से मिल रही है, या हम कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करें कि सर हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में चीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं, या लेके जा रहे हैं, रियर कर रहे हैं। जैसे कल मैंने आपको कंजर्वेशन बताया था, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। जब मैं आपको एक्स सीटू कंजर्वेशन बता रहा था तो मैंने बताया था एनिमल्स आर रियर्ड एंड प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एंड दे आर री इंट्रोड्यूस्ड इनटू अनदर इकोसिस्टम और इनटू अनदर हैबिटेट। तो उसी तरीके की बात है तीसरे वाले में करी गई कि हमें फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करनी है बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं हम उनको और कैसे अच्छा बना सकते हैं, या फिर हम उसे फेयर एंड इक्विटेबल वे में कैसे आपस में बांट सकते हैं। तो इस चीज के लिए हमने क्या किया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, सीबीडी आया। इज दैट क्लियर? सीबीडी का दूसरा जो नाम है वो मैंने बताया बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन या कन्वेंशन। इसके ऑब्जेक्टिव 3 हैं, समझ में आ गए होंगे। पहला था कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, दूसरा है सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट,
और तीसरा है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए? चलिए। कन्वेंशन वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो ऑन 5 जून 1992। अभी हमारा 5 जून अभी निकला है 2 दिन पहले, और मैंने आपको बताया था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में। इस 5 जून का एक बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। 5 जून 1992 1992 में एक अर्थ समिट हुई रियो डी जेनेरियो में, और यहीं पर एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी पर सिग्नेचर किए गए। लेकिन हमने तब हाल के हाल इसे एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब हमने साइन कर दिया और एक्सेप्ट भी कर लिया। हमने उस समय इसे इन्फोर्स नहीं किया। एक्सेप्ट तो कर लिया था, सॉरी, लेकिन हमने क्या नहीं किया? इन्फोर्स नहीं किया। तो इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 29 दिसंबर 1993। तो यह कब फोर्स में आया? तो यह 29 दिसंबर 1993 में क्या आया? केम इनटू फोर्स। इज दैट क्लियर? सबसे पहली बार साइन कब किए गए, या सबसे पहली बार इस पर बात करी गई और हमने साइन जो किया वो 5 जून 1992 में किया। लेकिन हमने इसे इफेक्टिव बनाया तब कब से बनाया? तो वी मेड इट इफेक्टिव फ्रॉम 29 दिसंबर 1993। अब इन जो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए क्या किया गया? इस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को फर्दर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तो CBD हैज 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स, कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नयोगा प्रोटोकॉल। कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नयोगा प्रोटोकॉल। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये क्यों आया। तो मैंने बताया कि जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को लुक ओवर करने के लिए हमने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, जिसे हम CBD के नाम से जानते हैं, उसमें हमने फर्दर 2 एग्रीमेंट्स करे बाद में जाके। अभी देखेंगे उनके बारे में, लेकिन आप याद रखते जाइए प्लीज कि 2 एग्रीमेंट करे। कौन कौन से? कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नयोगा प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल पर। तो देखो, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी कब आया? तो हमारा इट entered into force on 29 दिसंबर 1993। और इसमें कितने बॉडीज हैं या कितने फर्दर एग्रीमेंट्स हुए? तो इसमें 2 फर्दर एग्रीमेंट्स होते हैं, कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल। पिछली स्लाइड्स में भी लिखा हुआ था, लेकिन आपको आसानी से चीजें रिकॉल कराई जा सके, इस वजह से हमने इस स्लाइड में भी इसे अवेलेबल करा दिया। अब देखते हैं हम कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नयोगा प्रोटोकॉल के बारे में। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपको हालांकि आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप सिर्फ डेट इनकी, जो आपकी एक एडेप्टेशन डेट है और ये जो इनका इम्प्लीमेंटेशन या जो इनका एग्जिस्टेंस हुआ, जिस डेट से फोर्स किए गए, इन्फोर्स किए गए, वो डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमने कार्टेजिना प्रोटोकॉल की बात करी, तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल हमारा कब से आ जाता है? तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल को हमने 29 जनवरी 2000 में क्या किया? अडॉप्ट किया। लेकिन इसे इन्फोर्स करने में हमें 3 साल लग गए। और ये देखिए, हमने इसे इन्फोर्स कर पाया 11 सितंबर 2003 में। अब नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि सर ये इन्फोर्स होने में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि सीधी सी बात है, अभी मैंने जब आपको बताया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के बारे में, तो ये देखिए मेरी पहली स्लाइड में मैंने यहां लिखकर बताया था, इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी। मतलब बहुत सारी कंट्रीज इसका क्या है? हिस्सा है। तो इसलिए चीजों को जब हम अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने में या इन्फोर्स करने में टाइम लगता है। वही इसके साथ हुआ। तो आपको सिर्फ डेट याद रखना है कि इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 29 जनवरी 2000 एंड फर्दर ऑन 11 सितंबर 2003 इट केम इनटू फोर्स। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि ये आया क्यों। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि उसके CBD के जो थे वो क्या थे? CBD के 3 आपके पास ऑब्जेक्टिव्स थे। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी करना था, दूसरा उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपको सस्टेन्ड मैनर में यूज करना था, और तीसरा मैंने आपको बताया था कि क्या करना है आपको इक्विटेबल शेयर में आपके जो बेनिफिट्स हो रहे हैं जो जेनेटिक रिसोर्सेज से, उनको प्रॉपर तरीके से बराबर के हिस्से में बांटकर और सारी चीजें प्रॉपर हो सकें, बराबर मिल सकें सारे हैबिटेट्स में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, चाहे हम उनको फर्दर ग्रो करने के बारे में बात करें, तो वो सारे तरीके से सब मिलजुल कर काम करें, उसका मतलब वो था। तो देखिए कार्टेजिना प्रोटोकॉल मैं आपको एक जनरल वे में बता देता हूं कि यह इसलिए आया कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है
और उससे जनरेटेड हमारे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से जनरेटेड जो हमारे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसका जो पोटेंशियल है उसमें एक रिस्क जनरेट हो जाता है, उस पोटेंशियल के रिडक्शन का रिस्क जनरेट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एडवर्स मैनर में अफेक्ट करने लग जाती है। कौन एडवर्स मैनर में अफेक्ट करने लग जाता है? प्लीज नोट कर लीजिए, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म which were originated from the modern biotechnology affects the potential of the biological diversity or affects the potential of the habitat in adverse manner. So to look over that, Cartesiana protocol was introduced. Is that clear? चलिए, नगोया प्रोटोकॉल क्या कहता है? तो नगोया प्रोटोकॉल अभी बता दूंगा, मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा क्या कहता है। हालांकि वो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ये नहीं पूछा जाएगा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे या किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया। अगर वो ज्यादा से ज्यादा आपको पूछ सकता है तो आपसे सिर्फ ये पूछ लेगा कि बताइए इनकी एडेप्टेशन डेट क्या है और ये कहाँ एडेप्ट किया गया था, या फिर इसका इन्फोर्स जब हमने किया तो कब इसे इन्फोर्स किया। तो देखिए, अभी हमने बोला कार्टेशियन प्रोटोकॉल कब किया गया था, तो कार्टेशियन प्रोटोकॉल को हमने 29 Jan 2000 में अडेप्ट किया, और हमने नगोया प्रोटोकॉल को 29 October 2010 में इसे एक्सेप्ट कर लिया था। कहां पर है भैया? जापान में। कब इन्फोर्स किया गया? 12 October 2014 में हमने नगोया प्रोटोकॉल को इन्फोर्स किया। अब मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन प्रोटोकॉल क्यों आया। तो कार्टेशियन प्रोटोकॉल आया था कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जिनकी वजह से लिविंग मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा इकोसिस्टम है या जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके पोटेंशियल को एक खतरा है। तो उस पर लुक ओवर करने के लिए कि हम उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इन चीजों को लुक ओवर करने के लिए कार्टेशियन प्रोटोकॉल आया था। तो नगोया प्रोटोकॉल क्या आया? तो आपको वापस जाना है तीसरे ऑब्जेक्टिव पर। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो था वो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, तीसरा ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है एंड फेयर एंड द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनसे हम क्या कर सकें, एक फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग हो सके। किस चीज की? जो बेनिफिट्स हमारे जनरेट हो रहे हैं इन जगहों से, उनको हम प्रॉपर तरीके से, एक साफ सुथरे तरीके से, साफ सुथरे का मतलब यहाँ साफ सुथरे वैसे तरीके से नहीं है कि नीट एंड क्लीन, इट मीन्स लाइक कि हम एक प्रॉपर बैलेंस के साथ चीजों को कर सकें और एक इक्विटेबल शेयरिंग हमारी हो सके। इज दैट क्लियर? एंड इट वाज अडॉप्टेड ऑन 29 October 2010 इन नगोया, जापान। इट केम इनटू फोर्स ऑन 12 October 2014। तो तीसरे वाले ऑब्जेक्टिव को लुक ओवर करने के लिए नगोया प्रोटोकॉल आता है। और जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बोला था, क्या फर्स्ट वाला मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्टिव इसका? तो मैंने आपको बोला था कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो उस कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लुक ओवर करने के लिए हमारा कार्टेशियन प्रोटोकॉल आता है। समझ में आ गया? चलिए, दूसरा टॉपिक मैंने बोला था कि वी विल डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। सो आई होप एवरी पॉइंट रिगार्ड्स कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिए मैसेज, कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और उसके साथ साथ हम हमारी, अगर वहां आपको रिस्पॉन्ड होने में टाइम हो रहा है तो आप हमारी वेबसाइट www.state0.in पर भी विजिट कर सकते हैं। हम एज सून एज कोशिश करेंगे कि आपके अगर कोई क्वेरीज होती हैं, आपके डाउट्स होते हैं, तो हम रिजॉल्व करें आपको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो हमारी वेबसाइट है www.state0.in, इस पर हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप उन कोर्सेज को, अगर आप में से कोई भी, एक बार आप पहले जाके विजिट कर लें, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ परचेज करना है वहां से, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आप स्टूडेंट लॉग इन करने के बाद सारी चीजों को वहां लुक ओवर कर सकते हैं। तो प्लीज विजिट दैट साइट टू। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को आप शेयर करते रहें। आपके जो स्टडीज ग्रुप हैं आप उनमें शेयर करें, क्योंकि हम एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को लेकर आए हैं।
और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचे ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके, और उसमें आप बड़ी हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी इन सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं कि एक प्रॉपर मैनर में चीजें चलाई जा रही हैं, और उनको ये वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं और करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एक बायोजियोग्राफिक रीजन होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है अभी, और वहां पर एक अलग स्पेसिफिक तरीके की बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, और उस बायोडायवर्सिटी को खतरा होता है ह्यूमन हैबिटेशन के द्वारा। तो जब हम ऐसे रीजन पर लुक ओवर कर रहे होते हैं वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी इज फाउंड, एंड व्हेन दैट particular region is threatened by human habitation, then it is considered as what? It is considered as biodiversity hotspot. Is that clear? तो बायोडायवर्सिटी आपसे हॉटस्पॉट के बारे में कोई पूछता है कि भैया बताएं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, तो आपको एक याद रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ बायोजियोग्राफिक रीजन where there are significant levels of biodiversity is found, and the particular reason is threatened by human habitation. Is that clear? अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सबसे पहली बार बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्या कैसी चीजें रही। लेकिन आप उससे पहले एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि 2005 तक टिल 2005 कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे? जो अभी मेरा वीडियो इस प्रीमियर मोड में देख रहे हैं, लाइव सेशन ले रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके बताएं टिल 2005 देयर वर हाउ मेनी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। और साथ ही इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताएं कि 35th वाला, सॉरी मैंने आपको आंसर बता दिया है, तो इसका मतलब है कि टिल 2005 देयर वर 34। तो अब आपको फर्दर जो बताना है वो ये बताना है कि 35th कब आया और 36 कब आया, और वेल एंड गुड होगा अगर आप इनके नाम्स भी बताते हैं, तो इनके नेम्स भी बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड में कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? तो 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। 2005 तक मैंने अभी पूछा था, लेकिन मैंने आपको आंसर कर दिया, रिस्पॉन्ड कर दिया। तो देयर वर 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स टिल 2005। अब आपको बताना है कि 35th कब आया और 36 कब आया। जब हम इंडिया लेवल पर बात करते हैं, जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, तो इंडिया हैज 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अभी जब मैंने अपना पिछला वीडियो से पिछला मेरा जो सेकंड लेक्चर था जिसमें मैं बायोडायवर्सिटी को डिस्कस कर रहा था प्रीमियर मोड में, तो किसी ने मुझसे शायद यहाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। तो देखिए, हमारे जो भी वीडियोस आते हैं उन सारे वीडियोस में एक प्रॉपर तरीके से हम चीजों को अवेलेबल आपके लिए करा रहे हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू जस्ट बी पेशेंट। आपको सिर्फ धैर्य रखने की जरूरत है ताकि आप चीजों को धीरे धीरे तरीके से और प्रॉपर तरीके से सीख सकें। तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते जाएंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मिस आउट की जाए। तो देखिए, इंडिया में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उनके नाम मैंने मेंशन करें, आप देख सकते हैं। जिसे ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न हिमालयस के नाम से जाना जाता है। हमारा पहला हो गया ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कई बार ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को हम क्या बात कर देते हैं, सुंडरलैंड के नाम से भी हम इसे जानते हैं, क्योंकि इट इज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ एशिया। ये जो ईस्टर्न हिमालय वाला पोर्शन है, इसे हम इंडो बर्मा रीजन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो वेस्टर्न घाट है, ये 3 हो गए हमारे। इनके जो दूसरे नाम से, क्योंकि कई ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं इनके, नहीं तो एक बार कंफ्यूजन हो जाता है, और आप फिर हाल फिलहाल अगर गूगल पे चेक करते हैं या कहीं तो भी जाते हैं तो वो नेम वेरी करते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं,
India has 4 biodiversity hotspots, namely Eastern Himalaya, which is also called as Indo-Burma region, this Western Ghat, this Andaman and Nicobar Island, and इसी Western Himalayas से हम कई बार Northern Himalayas के नाम से भी जानते हैं, या हिमालयास के नाम से भी जानते हैं सिर्फ। तो मैंने आपको 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के दूसरे नाम भी बता दिए, कौन कौन से याद रखिएगा। ईस्टर्न हिमालयास ऑल्सो कॉल्ड एज इंडो बर्मा रीजन, इसे हम इंडो बर्मा रीजन के नाम से भी जानते हैं। दिस अंडमान एंड निकोबार रीजन को हम सुंडालैंड के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा सदर्न एशिया का या हमारे एशिया का साउथ ईस्ट सदर्न पोर्शन है, तो इसलिए इसका नाम सुंडालैंड पड़ गया था। अगर आपके पास ऑप्शन में वैसे आता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन से हैं इंडिया के, और अगर वो नाम दिया होता है, इंडो बर्मा दिया है, वेस्टर्न घाट दिया है, हिमालयास दिया हुआ है एंड अगर सुंडालैंड है साथ में, तो वो ऑप्ट कर सकते हैं। अगर उस तरीके से नहीं है और ऐसे दिया हुआ है ईस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न घाट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो आप इस तरीके से ऑप्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताते रहें। जो अभी हम मेरे वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो कमेंट करके सारी चीज़ों को बताते रहें कि हाँ सर। तो इससे क्या होता है कि मुझे पता चलता रहेगा कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वर्ल्ड में 36 हैं, तो एक बार मैं आपको डायग्रामेटिक या फिगर के माध्यम से बता देता हूँ कि ये देखिए आपको 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स दिए हुए हैं। आप जूम करके देख लीजिएगा, तो अदरवाइज यू कैन डाउनलोड द पिक्चर्स फ्रॉम गूगल और समवेयर एल्स। लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था कि ये जो रीजन्स दिख रहे हैं, स्पेसिफिक रीजन से जो मार्क करे गए, ये हमारे क्या है, बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं और रीजन्स हैं। और ऐसे बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक तरीके के, बहुत सारे स्पेसिफिक तरीके की स्पीसीज पाई जाती हैं, उनके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। एक अलग तरीके का प्लांट किंगडम होता है, एक अलग तरीके का एनिमल किंगडम पाया जाता है, और साथ ही साथ ह्यूमन हैबिटेशन से अलग होते हैं थोड़े से, क्योंकि इन्हें ह्यूमन हैबिटेशन से क्या होता है, खतरा होता है। तो ये आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, कि मैंने आपको प्रोवाइड कराया है कि आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से कि ये 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। अच्छा, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2005 तक कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे, तो मैंने ही आंसर कर दिया था उसे जल्दी में, देयर वर 34। मेरा दूसरा क्वेश्चन जो आपसे था, नोट कर लीजिएगा प्लीज, मैं जो बता रहा हूं वो आप नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है, आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें यहीं बता दूंगा। तो 2011 में ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के जो जंगल थे, फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है, मैं मार्क कर रहा हूं, देख लीजिए। देखो ये वाला जो रीजन है, फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, इसे हमने 35th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पर कंसीडर किया। इज दैट क्लियर? और इसके साथ साथ फरवरी 2016 में, फरवरी 2016, हमने नॉर्थ अमेरिका के जो कोस्टल प्लेन्स हैं, इन फरवरी 2016 नॉर्थ अमेरिका's coastal plains have been recognized as the 36 biodiversity hotspots. Is that clear? तो जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने क्लियर कर दिए कि 2005 तक 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे। 2011 में फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन्हें हमने 35th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पर देखा, एंड द 36 was recognized in February 2016 and it was North America coastal plains. Is that clear? अब अगले इस मैप में हम इंडिया के जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है और मोटिव है कि मैं आपको चीजों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा सकूं, और इसी तरीके से आप उन्हें पढ़ें घर पे। जब आप ये वीडियो को समझने के बाद अगर आपको सारी चीजें समझ आ जाती हैं और आप जब नोट्स बनाने बैठ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप चीजों को इसी तरीके से लुक ओवर करें, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो आपके दिमाग में। और आपके जब आप प्रीलिम्स देने के लिए बैठते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं, जो भी बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है,
आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरीके की एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, या इसके अलावा भी आप कोई फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे मेरे जो मॉड्यूल्स आ रहे हैं वो सारे आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये ना सोचें कि नहीं ये सर पर्टिकुलरली स्पेसिफिक एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। वो बिल्कुल सही है कि हमारी सीरीज जो चल रही है वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, लेकिन इसका एक रीजन ये है कि, या इसका एक रीजन नहीं कहूंगा, इसमें एक सबसे अच्छी बात आप ये दे सकते हैं कि आपकी तैयारी उस लेवल की हो रही है। जब मैं प्रीलिम्स लेवल का, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स लेवल का चीजें डिक्टेट कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो जो आपके दूसरे एग्जाम्स हैं वो सारे, जब यहां से क्वेश्चन बनेगा तो वो आपसे क्लियर आउट हो जाएगा, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हो। इज दैट क्लियर? तो अब हम देखते हैं इंडिया के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया, तो देखो जो वहां वेस्टर्न हिमालयाज लिखा हुआ था वो ये हिमालयाज। फिर दूसरा ये जो वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन है देख लीजिए, इसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दिस नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसे हम इंडो बर्मा रीजन के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर? चारों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्लियर हो जाने चाहिए इंडिया के, आपको नाम के साथ याद होने चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उस दिन शायद सतीश जी ने पूछा था कि सर कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स जैसे सुब्धा गुप्ता, मुस्कान पाठक, इन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था। किसी और बच्चे ने भी, अनुराग करके किसी बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया था कि 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। बिल्कुल सही है, तो वो सबको याद होना चाहिए, सीमित बच्चों तक नहीं। आप अगर आपको आंसर्स आते हैं मेरे क्वेश्चंस के, तो आप कमेंट बॉक्स में जब ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, जब आप प्रीमियर मोड में चल रहा है, तो वहां रिस्पॉन्ड करें, वहां आंसर दें। मैं इसी तरीके से अगली जो मेरी वीडियोस आएंगी, मैं आपके बारे में कि आपने रिस्पॉन्ड किया था, ताकि दूसरे बच्चे आपसे मोटिवेट हो सकें, इंस्पायर हो सकें, ये सारी चीजें करता रहूंगा। लेकिन मुझे पता चलता रहना चाहिए कि हाँ मेरे बच्चों को इतना आता है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ अवेलेबल हैं, वो यहाँ लुक ओवर कर रहे हैं और चीजों को अच्छे से मेमोराइज कर रहे हैं और समझ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज का जो लास्ट टॉपिक हमारा है, उसको देखने से पहले हम थोड़े से फैक्चुअल पार्ट और देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को किसने इंट्रोड्यूस किया, कब आया। तो नॉर्मन मेयर से मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, याद रख लीजिए, रखना है आपको। अब ये कुछ फैक्चुअल पार्ट है जो आपको मार्क करना है, मार्क कर लीजिए। नॉर्मन मेयर्स wrote about the concept in 2 articles, The Environmentalist in 1988 and the 1990। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा द एनवायरमेंटलिस्ट, और इन्होंने इसको 2 बार रिवाइज किया, मतलब एक बार लिखा और दूसरी बार इन्होंने रिवाइज किया। नाम क्या है? नॉर्मन मेयर्स, याद रखिए। ही रोट एन आर्टिकल environmentalist, firstly he wrote it in the year 1988 and secondly he revised it in the year 1990, and both of the times he discussed about biodiversity hotspots। तो आपसे जब पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो नॉर्मन मेयर्स ने दिया। अब एक फर्दर क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सर, अगर हम किसी रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाना है, हम उसे, जैसे मैं अभी आपने बताया कि सर 2011 में फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया को 35th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा दे दिया गया, तो सर ऐसे क्या क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पर ये किया जाता है? तो देखो मैं आपको बता दूं, कोई भी जो रीजन है, दैट पर्टिकुलर रीजन मस्ट हैव, शुड भी नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। That particular region must have at least 15,000 vascular plants। तो उस पर्टिकुलर रीजन में कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं है, और ना यहाँ होना चाहिए वाला वैसा कॉन्सेप्ट है कि नहीं सर देयर शुड बी और काइंड ऑफ। यहाँ बिल्कुल कंपल्सेशन में है, दैट पर्टिकुलर रीजन मस्ट हैव एट लीस्ट 15,000 वस्कुलर प्लांट्स। अभी मैं बताऊंगा वस्कुलर प्लांट क्या होता है। और दूसरी कंडीशन, इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। ये क्या है
तो इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जो वहां की नेचुरल वेजिटेशन थी उसका 70% ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि 15,000 वस्कुलर प्लांट्स वहां पाए जाने चाहिए, 1500 और दूसरा जो वहां का नेचुरल वेजिटेशन है उसका 70% डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, मतलब सिर्फ उसके पास उसका जो ओरिजिनल है वो 30% होना चाहिए। तो ऐसे रीजंस को हम क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं। और इसीलिए मैंने जब स्टार्ट किया था बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट तो वहां बताया था इट इज अ बायोजियोग्राफिकल रीजन विच हैव अ थ्रेट फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेशन। तो वो कारण ही है कि आदमी जब वहां पहुंचता है, मैन या ह्यूमन जो भी वहां जा रहा है, और उसे कोई भी चीज अच्छी लगी तो उसने उस चीज को वहां से क्या कर लिया, रियर कर लिया या कल्टीवेट कर दिया या उखाड़ के फेंक दिया, काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो फर्दर डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए उनसे हमेशा खतरा बना रहता है, क्योंकि वो सिर्फ कितना बचा हुआ है, 30% के अराउंड तो पहले से बचा हुआ है। इज दैट क्लियर? अब वस्कुलर प्लांट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, वस्कुलर प्लांट इज एनी वन ऑफ अ नंबर ऑफ प्लांट्स विद स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यूज। इनमें कुछ वस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। दो तरीके के वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फाइलम। और ये जाइलम और फाइलम रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर, मिनरल और जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के, उसे प्लांट्स में उनके ट्रांसफर के लिए। दैट मीन्स अ वस्कुलर प्लांट इज एनी काइंड ऑफ प्लांट। एक कोई सा भी प्लांट हो सकता है जिसमें बस जरूरी है कि उस प्लांट में दो टिश्यूज पाए जाते हैं। वो दोनों टिश्यूज कौन से होने चाहिए? जाइलम होना चाहिए और फाइलम होना चाहिए। उसके बाद ये जाइलम फाइलम किस चीज को रिस्पॉन्सिबल, इनका जो वर्क होता है वो क्या करते हैं? तो दे कैरी आउट व्हाट? दे कैरी आउट द वाटर एंड द मिनरल एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू आउट द प्लांट। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल दिए हैं कुछ मैंने, कॉनिफरस, फर्न्स, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। तो नॉन वस्कुलर प्लांट कौन से हैं? मोसेस, liverworts, hornworts are the example of non-vascular plants. क्लियर है? आपको डिटेल में नहीं जाना है, बायोलॉजी का पार्ट है। मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि वो जो कंडीशंस हैं, उसके जो क्राइटेरिया हैं, किसी भी पर्टिकुलर रीजन को जब हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कैसे कंसीडर कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वहां पर कम से कम 1500 स्पीसीज वस्कुलर प्लांट्स या 1500 वस्कुलर प्लांट्स की स्पीसीज पाई जानी चाहिए। दैट मीन्स वस्कुलर प्लांट वो प्लांट होता है जिसमें दो टिश्यूज पाए जाते हैं, जाइलम भी और फाइलम भी, एंड दे वर्क फॉर द ट्रांसफर ऑफ द वाटर एंड द मिनरल एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू आउट द प्लांट। कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रेड डाटा बुक। आपको बड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि इनका मतलब क्या है क्या, और आपको याद क्या रखना है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या रखना है। तो मैं अभी सारी चीजें बता रहा हूं, मैं अभी बता दूंगा लास्ट में जब ये रेड डाटा बुक कंप्लीट होगा कि सिर्फ आपको ये याद रखना है, लेकिन आप समझ पूरा लीजिए। आपके दिमाग में वो पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये रेड डाटा बुक क्या है, क्या कंटेन करती है, किस चीज में हेल्प करती है, हम इससे क्या फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला जो मैंने बोला व्हाट इज रेड डाटा बुक, तो यही आंसर है इसका कि रेड डाटा बुक इज द डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई एज वेल एज ऑफ सम लोकल सब स्पीसीज दैट एग्जिस्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। तो सर वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूं। रेड डाटा बुक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है, जिसमें इसे एस्टैब्लिश किया गया किस चीज के लिए, ताकि यह एक हिसाब और किताब रख सके। किस चीज का हिसाब रख सके? तो रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो बहुत कम पाए जाते हैं, या जो स्पीसीज ऐसे थे जिन पर खतरा था, डेंजर्ड में थे, लेकिन अब वो इंडेंजर्ड हो गए। जब हम इन स्पीसीज के बारे में एक रिकॉर्ड मेंशन किया जाता है, तो उस बुक का नाम है, क्या नाम है? रेड डाटा बुक। इज दैट क्लियर? दूसरा, ये जो है द रेड डाटा बुक हेल्प्स, तो मैंने बोला था कि देखो रेड डाटा बुक है क्या,
इसमें क्या कंटेन किया जाता है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। रेड डाटा बुक एक डॉक्यूमेंट है विच वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर द डॉक्यूमेंटिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई as well as of some local subspecies that exist within the territory of the state of the country. State it can be or of the state, or it can be the data can belongs to country also. फर्दर जब हम बात करते हैं कि इससे क्या हेल्प होती है, इसका क्या एडवांटेज है, तो देखो अभी मैंने जो पहला वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है उस पॉइंट में सारी चीजें क्लियर हैं कि सर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंफॉर्मेशन हमारे रिसर्च में मदद करती है। हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके लिए या किसी चीज को मॉनिटर करने के लिए कोई प्रोग्राम हो रहा है, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, एक मॉनिटर कर रहे हैं किसी प्रोग्राम को जो हमने रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज पे बनाया है, तो उन चीजों के बारे में जानकारी के लिए रेड डाटा बुक हेल्पफुल होती है। और ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, दिस बुक इज मेनली क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट दोज स्पीसीज विच आर दी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और यह बुक्स इसलिए बनाई गई है, मेनली इसलिए बनाई गई है ताकि हम ऐसे एनिमल्स को, ऐसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकें जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, विच आर ऑन दी वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, बाद में हम उनके कंजर्वेशन पॉलिसीज बना सकते हैं और सारी चीजों को लुक ओवर करने के बाद उन्हें अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि वो एक डेंजर जोन से आकर निकालकर हम उन्हें इन डेंजर जोन में रख सकें। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको पहला बताया व्हाट इज रेड डाटा बुक, फिर मैंने बताया कंटेन क्या करता है, देन मैंने आपको बताया कि इस रेड डाटा बुक का यूज क्या है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि रेड डाटा बुक जो है, ये जो लाल किताब है, इस लाल किताब में 3 तरीके के पेजेस पाए जाते हैं। आपको यहां दिख रहा होगा, देखिए रेड, पिंक और ग्रीन, ये 3 तरीके के पेजेस इस बुक में पाए जाते हैं। और रेड अपने आप में कलर है डेंजर का, तो रेड बुक का मतलब क्या है, या रेड कलर के जो पेजेस हैं आर दी सिंबॉलिक ऑफ डेंजर दैट सम स्पीसीज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंटली एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ग्लोब। मतलब इस रेड पेजेस में उन जानवरों के बारे में या उन प्लांट्स की स्पीसीज के बारे में लिखा जाता है जो ऑलमोस्ट अभी के समय में पूरे ग्लोब पर, पूरे अर्थ पर एक ऐसी कंडीशन में जहां वो जो मैंने ऊपर वाली लाइन में बताया था, विच आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो बिल्कुल उस कगार पर हैं जहां वो खत्म होने वाले हैं। तो हम उस ऐसे डाटा को, ऐसे एनिमल डाटा को या प्लांट डाटा को हम किस में मेंशन करते हैं, रेड पेजेस में मेंशन करते हैं, रेड कलर पेजेस में। फिर मैंने आपको बताया दूसरा कौन सा कलर के पेजेस पाए जाते हैं, तो पिंक कलर के पेजेस पाए जा रहे हैं। तो आप देखिए पिंक कलर के पेजेस क्या डिक्टेट करते हैं, आप बताते हैं। तो पिंक कलर pages in the red data book include the critically endangered species। उन स्पीसीज के बारे में बता रहे हैं जो अब इंडेंजर्ड हैं और उनकी एक समय पर कंडीशन बड़ी क्रिटिकल थी। इज दैट क्लियर? तो रेड डाटा बुक में 3 तरीके के पेजेस हैं, रेड, पिंक और ग्रीन। रेड बताता है डेंजर्ड के बारे में, पिंक बताता है इंडेंजर्ड के बारे में। तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा ग्रीन क्या बताता है। तो ग्रीन कलर्ड पेजेस आर यूज्ड फॉर दोज स्पीसीज दैट वर फॉर्मली इंडेंजर्ड। एक समय पर वो जो खतरे, इंडेंजर्ड थे मतलब खतरे से बाहर थे, बट नाउ दे हैव रिकवर्ड टू अ पॉइंट वेयर दे आर नो लॉन्गर थ्रेटन्ड। आज उनकी कंडीशन ऐसी हो गई है जहां पर वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और पूरी तरीके से एक ऐसी कंडीशन में जहां उन्हें किसी चीज से कोई खतरा नहीं है। इज दैट क्लियर? सबसे पहली बार 1964 में ये रेड डाटा बुक को पब्लिश किया गया था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, IUCN जिसे हम कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर प्रीलिम्स में पूछा जाता है। अब मैं आपको मैंने जैसा कि पिछले उसमें बोला था कि स्लाइड में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है और आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए रेड डाटा बुक के बारे में कि रेड डाटा बुक is a document of a state or it can be of a country which records about those species of animals or plants which are on the verge of the extinction or which are in endangered condition। तो इन चीजों के बारे में जब वो लिख रहा है, किताब में लिखा जा रहा है, तो वो रेड डाटा बुक है। फिर मैंने आपको बताया 3 पेजेस है, 3 कलर के पेजेस इसमें यूज करे जाते हैं, रेड, पिंक और ग्रीन। मैंने बता दिया कि रेड डेंजर के लिए, पिंक क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं जो अभी,
और ग्रीन जो एक समय पर फॉर्मली इंडेंजर्ड थे लेकिन अब एक ऐसी कंडीशन में आ गए जहां वेयर दे बिकम स्टेबल एंड दे आर नो लॉन्गर थ्रेटेंड। इज दैट क्लियर? अगला जो पॉइंट है जो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए, वो है 1964 फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड मैमल्स एंड बर्ड्स वाज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड। तो 1964 में ऐसी एक लिस्ट तैयार करी गई, 1964 में ये लिस्ट तैयार करी गई थी और अलग अलग सोर्सेस इसे 1966 में ये कहते हैं कि ये लिस्ट पब्लिश करी गई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बी क्लियर विद द फैक्ट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड इन द ईयर 1964 एंड इन द ईयर 1966 दिस लिस्ट वाज पब्लिश्ड बाय द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर है? तो आपसे एक जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है? तो करेंटली द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मेंटेन्स द रेड डाटा बुक। IUCN is world's most detailed inventory center of the global conservation status of biological species। मतलब IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक जो बॉडी है वह एक सबसे ज्यादा डिटेल्ड बॉडी जिसमें मतलब बहुत सारी डिटेल्ड बायोलॉजिकल स्पीसीज पर अवेलेबल है। तो यह रेड डाटा बुक को पब्लिश करती है। 1964 में इसने एक ऐसी लिस्ट तैयार करी जिसमें जो थ्रेटेंड मैमल्स हैं और वर्ड्स हैं उनके बारे में जानकारी थी। 1966 में पहली बार पब्लिश करी गई। अच्छा, इंडिया में कौन इसे पब्लिश करता है? तो देखिए, द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टेटस सर्वे ऑफ रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फौना हैव बीन पब्लिश्ड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब जब एनिमल के बेसिस पर जब एनिमल स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम, तो भारत में इस डाटा बुक को कौन पब्लिश करता है? तो वो एनिमल स्पीसीज के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे पब्लिश करता है। इंटरनेशनल लेवल पर इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर पब्लिश करता है। लेकिन जब हम इंडिया लेवल पर बात करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि रेड डाटा बुक एक स्टेट की बुक है, एक कंट्री की भी बुक हो सकती है। तो इंडिया में कौन पब्लिश कर रहा है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किस चीज के लिए पब्लिश कर रहा है? तो मैंने आपको बताया फौना के लिए पब्लिश कर रहा है। तो फ्लोरा के लिए कौन इसको पब्लिश करता है? तो इट इज बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड 4 वॉल्यूम्स ऑफ रेड डाटा बुक ऑफ इंडियन प्लांट्स। जो प्लांट्स के बारे में इसको पब्लिश करता है और अभी तक इसने 4 वॉल्यूम्स को, रेड डाटा बुक वॉल्यूम्स को पब्लिश कर चुका है। आई होप सो एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू। आज हमने जो चीजें डिस्कस करी वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इस वीडियो में, इस लेक्चर में, जो लेक्चर 4 था हमारा, इसमें हमने बात करी CBD के बारे में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई। फिर मैंने उसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक था आज का, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, तो मैंने आपको 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि 2005 तक there were 34 biodiversity hotspots. Then in the year 2011, the 35th biodiversity hotspot was recognized as the forest of East Australia. And the 36th was North American coastal plains, which was recognized in February 2016. तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए और आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गई होंगी और आपने कर लिया होगा। आज का जो लेक्चर था वो थोड़ा सा सीरियस लेक्चर इसलिए था कि चीजें आपको समझने के साथ साथ प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर बेसिस पर आपको याद भी करना है। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अच्छे से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ताकि आप चीजों को जब दोबारा पढ़ने बैठें तो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, मैं टेस्ट लेकर आऊंगा बहुत जल्द लाइव सेशंस में, तो तैयार रहिएगा उस चीज के लिए भी। और मैं बार बार आपसे इसीलिए कहता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये दूसरों तक भी पहुंच सकें। वो है, उसका रीजन ये है कि जब मैं टेस्ट लूं तो मैं चाहता हूं मेरे लाइव सेशन में वहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस टेस्ट को ऑप्ट कर रहे हो। इस तरीके की कोशिश है मेरी कि मैं जो आपको इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं विच शुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अलॉन्ग विद दिस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो आपकी, आपको सारी चीजें इससे कंप्लीट हो रही हैं और क्लियर हो रही हैं। चलिए, अगले लेक्चर में कल जो मेरा मॉड्यूल होगा मैं उसमें आपको लेकर आऊंगा
बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, अभी हमने वर्ल्ड लेवल पर ये सारी चीजें बात कर ली है। थोड़ा थोड़ा जो हमने बीच में देखा, जैसे मैंने रेड डाटा बुक इंडिया के बारे में भी बताया, मैंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया के बारे में आपको बताया। लेकिन कल से हम प्रॉपर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी इनटू इंडिया और बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियोस, press the bell icon so that you just get the notification and you can connect on that particular instant when premiere is going on or when live classes is going on। अगर आप उसमें नहीं आ पा रहे हैं तो आप वीडियो को रिकॉर्ड मोड पे हमारा अवेलेबल रहता है, आप वहां से चीजों को देख लें। मेरा ये जो डाटा है, मेरा कंटेंट है, वो अवेलेबल है हमारी साइट पर www.state0.in पर, तो आप वहां जाकर इसे विजिट कर सकते हैं। और आप अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ही रीजनेबल रेट्स में वो वहां अवेलेबल है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप वहां हमें मेल कर सकते हैं सीधा state01990@gmail.com पर। लास्ट में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, लेकिन जरूरी है। और इसके साथ साथ ये बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत वैल्यू है। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है स्ट्रीट जीरो के नाम से। और आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्ट्रीट जीरो के नाम से। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विद द फर्दर वीडियोस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड सी यू सून।